गुड इवनिंग एवरीवन, मैं चित्रांश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीडिया पर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम क्या है आपका सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इसका पहला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि कौन कौन सी बुराइयां थी, क्यों हमें इन रिफॉर्मर्स की ज़रूरत पड़ी, क्या क्या एजेंडा थे इसके पीछे, ये हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसकी, सेकेंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं हमारे किनकी, हम उन सोशल रिफॉर्मर्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने क्या किया है, इस पूरे के पूरे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को क्या किया है, लीड किया है। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हम लोग उन इंटेलेक्चुअल पीपल्स की बात करने वाले हैं, हम उन इंटेलेक्चुअल पीपल की बात करने वाले हैं जो लोग क्या करेंगे, इस रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को क्या करेंगे, लीड करेंगे। ठीक है, और लीड करते हुए एक सेंस ऑफ इक्वलिटी जिसे हम बोलते हैं, या सेंस ऑफ अपलिफ्टमेंट जिसे हम बोलते हैं, उसे क्या करेंगे, प्रोपोगेट करने का काम करेंगे। चलिए बात करते हैं हम पहले सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर के बारे में। और जो हमारे पहले सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर हैं उनका नाम क्या है, स्वामी सहजानंद। ठीक है, तो देखते हैं स्वामी सहजानंद कौन है। ठीक है, और इनके बारे में हमें क्या क्या देखना है। तो देखिए, स्वामी सहजानंद की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्वामी सहजानंद जो है, इनको हम स्वामी नारायण के नाम से भी जानते हैं। इनका जो पीरियड ऑफ टाइम है वो क्या है आपका, 3 अप्रैल 1781 से लेकर तो 1 जून 1830 तक क्या रहे हैं, ये जिंदा रहे हैं। और इसी बीच में इन्होंने क्या किया है, आपका रिफॉर्म की जो प्रक्रिया है, ठीक है, या फिर अपलिफ्टमेंट की जो प्रक्रिया है, उस अपलिफ्टमेंट को क्या किया है, प्रोपोगेट करने का काम किया है। अब देखिए क्या है, तो देखते हैं इनको और किस किस नाम से जानते हैं। तो स्वामी नारायण जो हैं उनको स्वामी सहजानंद के नाम से जानते हैं, इनको योगी के नाम से भी हम जानते हैं, इनको हम एसेटिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये इनके नाम हो गए कि सहजानंद को किन किन नामों से जाना जाता है, स्वामी नारायण के नाम से जाना जाता है, योगी के नाम से जाना जाता है, और एसेटिक मतलब संत होता है, संत के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगर हम बात करें इनकी पूरी की पूरी लाइफ में, तो इनकी टीचिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड रही हैं, उनने किन किन चीज़ों पर फोकस किया है और किन चीज़ों को रिवाइव करने की बात की है। तो बेसिकली अगर इनकी लाइफ के अंदर इनकी टीचिंग की बात करें, तो इन्होंने टीचिंग के थ्रू किस चीज़ को रिवाइव करने की कोशिश की है, इन्होंने रिवाइवल करने की कोशिश की है क्या है, सेंट्रल हिंदू प्रैक्टिसेस को। सेंट्रल इंडिया के अंदर जो हिंदू प्रैक्टिसेस आपकी चल रही हैं, ठीक है, उन हिंदू प्रैक्टिसेस को क्या किया है, आपका रिफॉर्म करने की कोशिश की है। किन किन हिंदू प्रैक्टिसेस को, ठीक है, धर्म, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इन चीजों को लेकर इन्होंने क्या किया है भाई, रिव्यू, अपलिफ्टमेंट या रिवाइवल का काम किया है। ये एक और चीज पे बिलीव करते हैं, वो है मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। अब मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड क्या होता है, देखिए सीधी सी बात है, अगर हम किसी चीज की भक्ति में इन्वॉल्व हो जाते हैं या हम किसी प्रैक्टिस को शिद्दत से करने लगते हैं, तो उस शिद्दत से हमें क्या होता है, भगवान का या गॉड का रियलाइजेशन होता है। तो जो रियलाइजेशन ऑफ गॉड है उसको भी इन्होंने क्या दिया है, यहां पर इंपॉर्टेंस दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके बारे में और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो देखते हैं स्वामी नारायण जो है, इनका जन्म हुआ था, ठीक है, तो इनका ओरिजिनल नाम क्या था, घनश्याम पांडे था। ठीक है, ये एज ए घनश्याम पांडे बॉर्न हुए। और इनका बर्थ प्लेस क्या था, तो इनका बर्थ प्लेस है छापिया, उत्तर प्रदेश के अंदर। और इनका जन्म कब हुआ था, आपका 1781 के ईयर में हमें होता हुआ नजर आता है। डेट की बात करें तो 3 अप्रैल 1781 को क्या हुआ है, इनका जन्म हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं 81 में इनका एज, 81 में इनका जन्म हुआ। और इनिशियल डेज में, ठीक है, जब ये इनिशियल डेज में थे, तो इनिशियल डेज के अंदर ही ये किससे, रिवाइवल से क्या हो गए, ये क्या हो गए, आपका फिलोसफी से क्या हो गए, आपका इंस्पायर्ड हो गए। इसीलिए इनिशियल डेज में 11 साल की उम्र में ही कुछ करने के लिए, भारत को समझने के लिए, फिलोसफीज को जानने के लिए घर से निकल जाते हैं। तो देखिए क्या देखने को मिलता है, इन द ईयर 1792 जब हुआ, तो उसी समय 1792 के ईयर में जब ये किस साल के थे, 11 साल के थे। 11 साल की एज में क्या करते हैं, ये 7 साल की पिलग्रमेज यात्रा पे क्या करते हैं, आपका 7 साल की धार्मिक यात्रा पे क्या करते हैं, निकल जाते हैं, जिसमें क्या करते हैं, पूरे इंडिया को क्या करते हैं, घूमते हैं। और ये क्या नाम अडॉप्ट करते हैं, आपका नीलकंठ वर्णी नाम ऑप्ट करते हैं इस यात्रा के लिए। अब देखते हैं जब इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, तो ड्यूरिंग दिस जर्नी ही डिड वेलफेयर एक्टिविटीज। इस पूरी जर्नी के अंदर, 11 साल की जर्नी के अंदर, ये क्या, सॉरी, ये पूरी की पूरी 7 साल की जर्नी के अंदर अगर हम लोग देखें, तो इसके अंदर इन्होंने वेलफेयर एक्टिविटीज को क्या किया, फोकस किया है। ठीक है, आफ्टर 9 ईयर 11 मंथ, आप किसके बाद में, आपका 9 साल 11 मंथ के बाद में इनकी जर्नी क्या होती है, आपकी सेटल होती है, सेटल डाउन करते हैं। ये स्टार्ट तो कर लेते हैं अपनी जर्नी को क्या, 11 साल की एज से, तब आपका 1792 से
ये घूमते रहते हैं, इंडिया के पिलग्रिमेज सेंटर्स को घूमते रहते हैं, इंडिया के कल्चर को समझते हैं, इंडिया के ट्रेडिशन को समझते हैं, और समझते समझते फाइनली ये कहाँ पहुँचते हैं, इनकी जर्नी सेटल कहाँ होती है, ये सेटल कहाँ होते हैं आपका गुजरात के अंदर, और गुजरात के अंदर 1799 के अंदर ये फुल फ्लेजेड क्या हो जाते हैं आपका सेटल डाउन होते हुए हमें नजर आते हैं। ठीक है, तो इतना हमें पता लगा किसके बारे में, स्वामी शाहजानंद के बारे में। अब आगे बात करते हैं कि स्वामी शाहजानंद कौन है और इनके बारे में हमें और क्या क्या बातें करनी है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है स्वामी शाहजानंद के और पर्सपेक्टिव में हमें और क्या क्या बातें देखना है। तो अभी तक हम देखे कि क्या हुआ, स्वामी शाहजानंद घूम रहे हैं, फाइनली ये सेटल हो चुके हैं गुजरात के अंदर 1799 में। जब 1799 में ये सेटल हुए, उसके बाद बात है आपकी 1800 की। 1800 AD के अंदर ये क्या करते हैं, ये इनिशिएटेड करते हैं एक संप्रदाय, ये एक कल्ट बनाते हैं, ये एक सेक्ट बनाते हैं। ठीक है, उस संप्रदाय का नाम क्या रखते हैं, ये उद्धव संप्रदाय रखते हैं। ठीक है, बाय हिज गुरु ही इनिशिएटेड इनटू अ उद्धव संप्रदाय, मतलब ये किस में आ जाते हैं, उद्धव संप्रदाय में आ जाते हैं अपने गुरु रामानंद के कहने पे। ठीक है, बाय हिज गुरु से रामानंद उनके कहने पे। ठीक है, और इनको एक नया नाम दिया जाता है, किसको, आपका स्वामी नारायण को एक नया नाम दिया जाता है, स्वामी शाहजानंद नाम इनको दिया जाता है। 1802 के अंदर जब इनके गुरु की डेथ हो जाती है, ठीक है, जब इनके गुरु की डेथ हो जाती है जिनका नाम क्या है, स्वामी रामानंद, तो इनको क्या बनाया जाता है, उद्धव संप्रदाय का सर्वा बनाया जाता है। ठीक है, उनको लीडर बनाया जाता है और ये जिंदगी भर क्या करते हैं आपका इसमें सर्व किया करते हैं। अगर हम लोग देखें, शाहजानंद स्वामी जो है वो क्या करते थे, गैदरिंग हेल्ड करते थे, मतलब लोगों को प्रवचन दिया करते थे। इसके अलावा इनके जो थॉट्स थे उसको इन्होंने क्या नाम दिया है, उसको इन्होंने स्वामी नारायण मंत्र दिया है। ठीक है, तो इसलिए आज हम लोग देखते हैं गुजरात के अंदर एक सेक्ट बड़ा ही पॉपुलर है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, स्वामी नारायण सेक्ट। अगर आप इंदौर में भी देखो, खंडवा रोड पे इसका एक मंदिर बना हुआ है इस सेक्ट का, जहाँ पर किनकी पूजा होती है, आपका स्वामी नारायण मंत्र या स्वामी नारायण की प्रीचिंग से उनकी पूजा होते हुए नजर आती है। ठीक है, फिर इसके बाद में जब इन्होंने स्वामीनारायण मंत्र दिया, उस दिन से इनको किस नाम से जाना लगा, इनको स्वामीनारायण के नाम से जाना लगा। और जो कल्ट जो इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, ठीक है, जिसे इसके मेंबर ये बने थे उद्धव संप्रदाय, इस संप्रदाय का नाम भी क्या चेंज हो गया, इसका नाम भी चेंज होकर इसका नाम क्या रख दिया गया, स्वामीनारायण संप्रदाय रख दिया गया। अगर हम बात करें इनकी फोटो के बारे में, तो ये इनकी फोटो में देखने को मिलती है कि इनकी स्वामीनारायण भगवान की, जो कि इस कल्ट के लिए क्या करते हैं, मतलब भगवान से कम नहीं है, उनकी बात करते हैं। चलिए अगले सोशल रिफॉर्मर को डिस्कस करना चालू करते हैं। तो नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर हमें कौन देखने को मिलता है, तो नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर जिसे हम बोलते हैं आपका क्या, जिसे हम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का लीजेंड बोलते हैं, जिसे हम इनिशिएटर ऑफ द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जिनका नाम क्या है, राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय का जन्म 1772 में हुआ और इनकी डेथ कब होती है, 1833 के अंदर होती है। इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ये पहले ऐसे इंटेलेक्चुअल थे, ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने क्या किया है, हिंदू सोसाइटी के इविल प्रैक्टिसेस को टारगेट किया है, उसको हटाने की कोशिश की है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी बोला जाता है। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न रेनेसेंस भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्या है, हम बात करते हैं। तो राजा राममोहन रॉय है, इनका जन्म हुआ है आपका 22 मई 1772 के अंदर। कहाँ हुआ है, एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली के अंदर, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है, आपका जो कि बंगाल से बिलोंग करती है। इनके पापा जो है, जिनका नाम क्या है, रामकंटो रॉय। ठीक है, क्या नाम है, रामकंटो रॉय जो है। ठीक है, ये संस्कृत के स्कॉलर हैं, संस्कृत, पर्शियन, इंग्लिश लैंग्वेज को जानते थे। ठीक है, अरेबिक वगैरह भी के भी वो जानकार हुआ करते थे। इनके पापा की बात हो गई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अब जो क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं वहां से आते हैं। क्वेश्चन आता है कि राजा राममोहन रॉय ने 1815 के अंदर एक सभा बनाई। एक सभा मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, तो आत्मसभा एक ऑर्गेनाइजेशन था, जिसे इन्होंने 1815 के अंदर क्या किया, कलकत्ता के अंदर इस्टेब्लिश किया। और इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये क्या करना चाहते थे, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये प्रोपोगेट करना चाहते थे मोनोथिज्म मतलब एक देववाद, मतलब एक देववाद। अब एक देववाद का मतलब क्या होता है, देखिए सीधी सी बात है, अगर हम हिंदू कल्चर को देखें तो हमारे यहाँ 33 कोटि के, ठीक है, 33 कोटि क्या है, देवी देवता अवेलेबल है, मतलब क्या है, भगवान अवेलेबल है। देखिए 33 कोटि का मतलब वैदिक टाइम पे हुआ करता था टाइप। ठीक है, कोटि का मतलब है टाइप। पर अगर हम देखें तो कोटि का एक मतलब होता है करोड़। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ भगवान अवेलेबल है
और अगर आपको क्या चाहिए लाइफ के अंदर, अगर आपको लाइफ में मैनिफेस्टेशन चाहिए, रियलाइजेशन ऑफ गॉड चाहिए, तो आप सारे भगवानों के पास मत जाइए, आप किसी एक भगवान को क्या कीजिए, एक भगवान को पकड़ लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आपको अपनी लाइफ का जो मोटिव है, रिफॉर्म है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसीलिए ये एक देववाद को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मतलब मोनेथिज्म को सपोर्ट करते हैं और हिंदू सोसाइटी को रिव्यू करने का काम करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। इसके अलावा एक और इनकी किताब है, ठीक है, मोनेथिज्म को एक्सप्लेन कराने के लिए कि मोनेथिज्म क्या है, ठीक है, एक देववाद क्या है, ठीक है, किस तरह से मोनेथिज्म काम करता है, उसमें रियलाइजेशन की क्या है, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, उस चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या है, गिफ्ट टू मोनेथिस्ट, गिफ्ट टू मोनेथिस्ट, ठीक है, ये किताब इन्होंने लिखी है, तो अभी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है राजा राम मोहन रॉय के बारे में। अभी तक हमने देखा किसके बारे में बात की, आपकी आत्मसभा के बारे में। आत्मसभा जो है उसको बाद में क्या नाम दे देते हैं, आपका ब्रह्मो सभा नाम दे देते हैं, कब, आपका 1828 के अंदर। और फाइनली ये जो आपका क्या है, ये जो आपका ब्रह्मो सभा है, इसको बाद में किस नाम से जाना जाता है, आपका ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है 1828 के अंदर। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इन्होंने क्या किया है, आपका इन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया, किसके अगेंस्ट में, इन्होंने किसके अगेंस्ट में, सती के अगेंस्ट में इन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया, ठीक है। कब लॉन्च किया, आपका ये मूवमेंट स्टार्ट किया, इस मूवमेंट में सती प्रथा को क्या बताने के लिए, आपका इनह्यूमन बताने के लिए, ठीक है, एक आपराधिक कार्य बताने के लिए इनके अटेम्प्ट देखे जाते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि फाइनली ही सक्सीडेड टू पास द एक्ट जैसे विच इज टर्म्ड एज सती कस्टम एबॉलिशन एक्ट इन 1929। मतलब सती प्रथा के अगेंस्ट में इन्होंने क्या कर दिया, एक एक्ट पास करवा दिया जो कि 1829 के अंदर हमें पास होता हुआ नजर आया, ठीक है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि इन्होंने सती प्रथा को बंद कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना। अब बात करते हैं हम इसके अलावा इनकी किताब है, ठीक है। तो इनकी जो किताब है, ठीक है, जिसके अंदर जिस जनरल है इनकी जो, किताब तो नहीं बोल सकते, इनका जो क्या है, जर्नल है, जिसके अंदर ये अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट किया करते थे, उस जर्नल का नाम पूछ सकता है एग्जाम, तो उस जर्नल का नाम क्या है, उसका नाम क्या है, आपका शब्द कुमुदी, जो 1891 के अंदर इन्होंने क्या किया, पब्लिश किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा कुछ टॉपिक और अपन देख लेते हैं। हमें पता है कि राजा राम मोहन रॉय के नाम के आगे राजा लगा हुआ है, ठीक है। तो राजा इनके नाम के आगे कैसे लगा, तो हम लोग देखते हैं कि एक मुगल एम्परर होता है, ठीक है, एक मुगल एम्परर होता है जिसका नाम होता है अकबर सेकंड। क्या होता है, अकबर सेकंड। अकबर सेकंड इनको क्या टाइटल ग्रांट करता है, राजा का टाइटल ग्रांट करता है। इसके अलावा ये अकबर सेकंड जो है राजा राम मोहन रॉय से एक रिक्वेस्ट भी करते हैं। एक्चुअली में किसी काम से राजा राम मोहन रॉय कहाँ जा रहे थे, आपका लंदन जा रहे थे। तो अकबर राजा राम मोहन रॉय से, अकबर सेकंड राजा राम मोहन रॉय से क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि साहब आप इंग्लैंड जा रहे हो तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट कर दीजिएगा वहाँ के मोनार्च से कि वो मेरी पेंशन जो है उसे क्या कर दे, इंक्रीज़ कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी, जो एग्जाम पूछता है कि भाई राजा का टाइटल किसने दिया, ठीक है, किस मोनार्च ने बोला कि आप पेंशन बढ़वा के आइए, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द राजा राम मोहन रॉय। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखते हैं आगे कौन है। तो आगे जो नेक्स्ट इंसान है वो है आपके कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर। अगर हम देवेंद्रनाथ टैगोर साहब की बात करें, तो देवेंद्रनाथ टैगोर क्या है, आपके ब्रह्म समाज के सेकेंड इन कमांड है। मतलब आपका राजा राम मोहन रॉय के बाद, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के बाद जो इंसान पूरा की पूरा क्या करता है, ब्रह्म समाज को संभालता है, वो इंसान कौन है, आपका देवेंद्रनाथ टैगोर है। हाँ, एक और चीज़, देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है, तो आपने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा, जो कि एक ग्रेट स्कॉलर रहे हैं बांग्ला के, हिंदी के। तो रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने आपका क्या किया है, हमारा नेशनल सॉन्ग लिखा है, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, वो जो हैं उनके पापा कौन है, ये देवेंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है, तो क्या दिखता है कि भाई आप राजा राम मोहन के बाद में सेकंड इन कमांड कौन थे ब्रह्मो समाज के, ये देवेंद्रनाथ टैगोर थे। तो इन्होंने इसके बाद क्या किया, अपना पूरा की पूरा लीडरशिप को टेक ओवर किया। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है तत्वबोधिनी सभा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तत्वबोधिनी सभा किसने बनाया है, तो ये तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। और कब बनाया है, आपका 1839 के अंदर बनाया है। इन्होंने अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को पब्लिश करने के लिए तत्वबोधिनी पत्रिका का विज़न, तत्वबोधिनी पत्रिका के आइडियाज़ को इनिशिएट करने के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम क्या है, तत्वबोधिनी पत्रिका। अब देखो सीधी सी बात है, ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर इन्होंने मेनली काम किसके लिए किया है, वुमन के लिए किया है, ठीक है। तो यहाँ पर वुमन अपलिफ्टमेंट के बारे में ही मेजर बात हुआ करती थी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं और इन्होंने किस चीज़ को
प्रोपोगेट किया है, राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज़ को ही प्रोपोगेट करने का काम किया है। फिर हम लोग देखते हैं 1859 के अंदर तत्वबोधिनी सभा जो है उसको ये किस में मिला देते हैं, तत्वबोधिनी सभा को ये किस में अमलगट कर देते हैं, आपका ब्रह्म समाज के अंदर क्या करते हैं, मिला देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन्होंने और क्या क्या किया है, ही कंपाइल्ड, इन्होंने कंपाइल किया है कुछ पैसेजेस को उपनिषद के, किस नाम से किया है, आपका ब्रह्म दर्शन के नाम से इन्होंने क्या किया है, इसे पब्लिश किया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमें क्या देखने को मिलता है। तो जो नेक्स्ट है वो है हमारे रिफॉर्मर, इनका नाम क्या है, केशव चंद्र सेन। ये थर्ड इन कमांड है ब्रह्म समाज के, जो तीसरे सर्वा आदमी है, थर्ड इंपॉर्टेंट आदमी है आफ्टर राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्र नाथ टैगोर, और तीसरे नंबर पे आते हैं आपके केशव चंद्र सेन। अब बात करते हैं केशव चंद्र सेन साहब की। केशव चंद्र सेन साहब का जन्म जो हुआ है वो हुआ है 19 नवंबर 1838 के अंदर, और इनकी जो डेथ हुई है वो ये आपकी जनवरी 1848 के अंदर। ये क्या है, हिंदू फिलोसोफर है, ठीक है, एक सोशल रिफॉर्मर है, हिंदू सोसाइटी से रिलेट करते हैं, तो हिंदू क्या है आपके, हिंदू फिलोसोफर के साथ साथ सोशल रिफॉर्मर भी हैं, जिन्होंने क्या किया है, अपने अटेम्प्ट के थ्रू क्रिश्चियन फिलोसफीज को हिंदू फ्रेमवर्क में फिट करने की कोशिश की है। मतलब जो क्रिश्चियन सोसाइटी है, ठीक है, क्रिश्चियन थियोलॉजी है, मतलब क्रिश्चियन फिलोसफी है, उसको हिंदू फ्रेमवर्क में, मतलब हिंदू सोसाइटी के अंदर एडजस्ट करते हुए, कल्चरल वैल्यू को एडजस्ट करते हुए रिफॉर्म करने की कोशिश की है। अगर इनकी बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर हुआ था, जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर आया करती थी, ठीक है, और बाद में जाके क्या बन गया, ब्रह्म समाज के मेंबर बन गए, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो सेकेंड इंपॉर्टेंट लीडर हैं, तो देवेंद्रनाथ टैगोर भी अगर एब्सेंट रहे तो काम कौन संभालता था, आपका ये केशव चंद्र सेन संभालते थे। इसके अलावा इन्होंने एक अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम क्या है, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, 1866 के अंदर। एक है ब्रह्म समाज, वो किसने बनाया है, राजा राम मोहन रॉय ने। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम क्या है, आपका ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया किसने बनाया है, तो ये केशव चंद्र सेन ने बनाया है। इसके अलावा ही इन्होंने क्या किया है, आपका ब्रह्म बोधिनी पत्रिका, एक मैगजीन निकाली जिसका नाम क्या था, ब्रह्म बोधिनी पत्रिका थी, जो किन के लिए थी, वुमेन्स के लिए थी मेनली, ठीक है, इनके लिए काम करती थी। इसके अलावा इन्होंने किन किन चीज़ों के लिए, किन किन मैटर्स के लिए, किन किन सिविल किन किन एट्रोसिटीज़ के लिए काम किया, तो इन्होंने रेशियल रिफॉर्म के लिए काम किया, मतलब आपके जो रंग भेद की नीति उसके लिए काम किया। इसके लिए इन्होंने कास्ट नेम को त्यागने की बात करी, इंटरकास्ट मैरिजेस को क्या किया इन्होंने, प्रोपोगेट किया, विडोरी मैरिज को इन्होंने क्या किया, अधिकार किया। मतलब मेनली अगर देखा जाए तो इनका जो मेन काम है वो अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमन के लिए ही हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी बात होती है किसके बारे में, आपका केशव चंद्र सेन के बारे में। अब आगे और देखते हैं क्या है। तो अगर हमें देखने को मिलता है सेन के बारे में और थोड़ा सा, तो क्या देखने को मिलता है कि सेन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, वो रिफॉर्म करते हैं इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन को 1870 के अंदर, ठीक है, जो क्या करती है, ब्रिटिशर्स को परस्यू करती है कि वो क्या करे, एक एक्ट पास करे। वो एक्ट पास करे, वो कौन सा एक्ट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को परस्यूटेट करती है, और वो एक्ट पास होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1872। अब नेटिव मैरिज एक्ट क्या था, एक्चुअली वो नेटिव मैरिज एक एक्ट था जिसके अंदर हमारे यहाँ शादी जो हुआ करती है, जो मैरिज हुआ करती है, शादी की एज फिक्स की जाती है। मतलब भाई शादी की एज फिक्स की जाती है। देखो हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर आज भी अगर हम लोग देखें तो चाइल्ड मैरिज जो है, क्या है, चाइल्ड मैरिज जो है वो आज भी हमारे यहाँ क्या है, एक इंपॉर्टेंट टैबू बना हुआ है। आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस किया जा रहा है। पर आप देखिए, अगर हम साइंस के हिसाब से बात करें तो साइंस ऐसा बोलता है कि मेल की बॉडी से, ठीक है, मेल की बॉडी से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या है, आपका फीमेल की बॉडी है, ठीक है। तो उस बॉडी को, एक बॉडी को, फीमेल को भाई परस्यू करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए टाइम चाहिए। अगर आप उसे अर्ली एज के अंदर ही सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज कर दोगे तो उसके हार्मोनल चेंज होने लगेंगे, और जिससे क्या हो सकता है, हम देखते हैं कि एडवर्स इफेक्ट वुमन की हेल्थ पे नजर आते हैं। जैसे हम देखते हैं, छोटी सी बात देखते हैं कि अर्ली एज में ही वो प्रेगनेंसी बियर करती है, ठीक है, उसके लाइफ में कॉम्प्लिकेशन आता है। फिर अपन देखते हैं मोर्टेलिटी रेट जो होता है, मदर मोर्टेलिटी रेट, वो हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। तो बेटर ऑप्शन क्या है भाई, औरतों की, या बेटर ऑप्शन ये है कि एक फिक्स मैरिज की एक्ट क्या कर दें, एज क्या है हम फिक्स कर दें। अगर हम मैरिज की एज फिक्स कर देंगे तो उसके पहले अगर कोई शादी करेगा तो वो क्या बन जाएगा, कानूनी रूप से अपराध बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, कानूनी रूप से क्राइम बन जाएगा।
तो क्राइम अगर बन गया तो हम सामने वाले जो चाइल्ड मैरिज को या अर्ली मैरिज को सपोर्ट कर रहा है उसे क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या लेके आते हैं, ब्रिटिश सरकार से के थ्रू ये नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1872 लेके आते हैं, जिसके अंदर एज फिक्स की जाती है शादी की। भाई अगर हम बात करें तो बॉय लड़के की जो एज फिक्स की जाती है वो 21 ईयर फिक्स की जाती है, जबकि गर्ल लड़की की एज जो है वो इसके अंदर कितनी फिक्स की जाती है, 18। अगर हम आज की बात करें तो हमें एनालाइज हुआ कि भाई 18 भी क्या है, वुमेन्स को शादी के लिए जो एज फिक्स की गई वो कम है। इसीलिए आज आप देखो कि हमारी सरकार ने कितनी एज कर दी है, 21 साल क्या कर दी है, एज कर दी है वुमेन की शादी की भी। तो इस एक्ट के थ्रू हम देखते हैं कि मिनिमम एज जो है बॉय और गर्ल की क्या की जाती है, फिक्स की जाती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 21 और 18 साल है। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। अगले रिफॉर्मर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिफॉर्मर वॉज दयानंद सरस्वती। जिस तरह से राजा राम मोहन रॉय की बात आती है तो ब्रह्म समाज आता है, उसी तरह अगर हम बात करते हैं किसकी, दयानंद सरस्वती साहब की, तो हमें पता लगता है कि दयानंद सरस्वती की जब बात हो रही है तो कौन आएगा, आपका आर्य समाज सामने आएगा। आर्य समाज एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो आज भी हमारे यहाँ क्या कर रहा है, काम करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इसकी बहुत सारी शाखाएँ हैं, इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हमें आज भी देखने को मिल रहे हैं। चलिए बात करते हैं दयानंद सरस्वती साहब की। दयानंद सरस्वती साहब का जन्म जो है वो 12 फरवरी 1824 को हुआ, जबकि इनकी मृत्यु जो है, इनकी जो डेथ है वो हमें 30 अक्टूबर 1833 के अंदर होते हुए नजर आई है। अगर हम लोग देखें तो ये कौन है, ये इंडियन फिलोसोफर हैं, ये सोशल लीडर हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका फाउंडर है, जिन्होंने क्या बनाया है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया है 1875 के अंदर, जिसका नाम क्या है, आर्य समाज। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्य समाज कब बना, तो आर्य समाज जो है वो बना है 1875 में। आर्य समाज को बनाया किसने है, तो आर्य समाज के फाउंडर दयानंद सरस्वती हैं। और इसकी स्थापना कहाँ हुई है, ये प्लेस ऑफ द फाउंडेशन भी पूछ सकता है, फॉर्मेशन पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई है आपका, ये हुई है आपका बॉम्बे के अंदर। ठीक है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन को, आर्य समाज को क्यों बनाया गया, तो इसको बनाया गया किसके लिए, वैदिक धर्म को रिफॉर्म करने के लिए। वैदिक धर्म का मतलब जो सनातन हिंदू धर्म है, जो हिंदुइज्म है, ठीक है, इस हिंदुइज्म को क्या करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, इसकी जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जिसका नाम क्या है आपका आर्य समाज। अगर हम बात करें किनकी, दयानंद सरस्वती की, तो इनका ओरिजिनल नाम क्या था, मूलाशंकर था, यह हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इन्होंने क्या किया है, ही वॉज द फर्स्ट, ठीक है, इन्होंने पहला आदमी है ये जिन्होंने क्या किया, स्वराज। स्वराज का मतलब होता है डोमिनियन स्टेटस, मतलब सेल्फ गवर्नेंस। तो ये पहले इंसान है जिन्होंने क्या कॉल दिया है, स्वराज का कॉल दिया है इंडिया के लिए और इंडियंस के लिए। स्वराज एस फॉर इंडिया और इंडियंस। ठीक है, मतलब क्या है कि हम ब्रिटिश ऑटोनॉमी के अंदर तो हैं, पर क्या हमें अपने देश को रूल करने का अधिकार खुद को होना चाहिए। हाँ, तो ये बात कहने वाले पहले आदमी अगर हम देखें तो वो कौन है आपके, वो आपके दयानंद सरस्वती साहब ही हैं, जो हमें होते हुए नजर आते हैं। इन्होंने कब दिया है इंडिया फॉर इंडियंस, ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया है आपका कब, 76 के अंदर। इनके बाद में इनके कॉल को किसने सम्मान दिया, किसने लिया, आपके लोकमान्य तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक जो हैं, उन्होंने इसको परस्यू किया। और तिलक ने तो भाई एजेंडा ही क्रिएट किया, उन्होंने तो स्टेटमेंट ही दिया कि स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे हासिल करके रहूँगा। ठीक है, उन्होंने स्वराज को हासिल करने के लिए होम रूल लीग जैसी ऑर्गेनाइजेशन 1916 के अंदर इस्टेब्लिश किया। तो स्वराज का भी तिलक का भी अपना कंट्रीब्यूशन अलग ही हमें लेवल पर देखने को मिलेगा। पर जो पहला कॉल है स्वराज का, वो कौन देते हैं, वो आपके दयानंद सरस्वती साहब ही हमें देते हुए नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें और क्या देखने को मिलता है। तो हमें देखने को मिलता है हमें इनके बारे में कि डिनाउंसिंग द आइडोलेट्री, इन्होंने किन चीज़ों को फोकस किया, किन किन चीज़ों को रिफॉर्म करने की कोशिश करी। आइडोलेट्री मतलब मूर्ति पूजा। ठीक है, तो इन्होंने मूर्ति पूजा को त्यागने की बात करी। रिचुअलिस्टिक वर्शिप, मतलब जो हमारे यहाँ कर्म कांड के अंदर वैदिक रिचुअल चलते हैं जो कि एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर है। ठीक है, जिनसे हमें क्या देखने को मिल रहा है, आपका एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिल रहा है। उन एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस को बंद करने की बात करी, उन रिचुअलिस्टिक वर्शिप को क्या किया, प्रिवेंट करने की बात करी। ठीक है, जो कि टाइम के साथ क्या हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है, और जो इस वैदिक आइडियोलॉजी को क्या कर रही है, आपका करप्शन की ओर लेके जा रही है। फिर हम देखते हैं कि द फिलोसोफर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एस राधाकृष्णन। हमने देखा कि हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट हुए, फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंट बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि एक फिलोसोफर भी थे, एक प्रेसिडेंट भी थे। उन्होंने कॉल्ड हिम, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉल्ड हिम वन ऑफ द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। उन्होंने राजा राम मोहन राय को क्या बोला है, वन ऑफ द मेकर, मतलब मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इस मॉडर्न इंडिया के शिल्पकार की तरह किसे एब्रीवेट किया है आपका, किसे किया है आपका
किसे एब्रीवेट किया है? दयानंद सरस्वती को एब्रीवेट किया है, ठीक है। और यही ऐसा ही किसने भी किया है? ऐसा ही आपका श्री अरविंदो घोष साहब है, उन्होंने भी किया है, जो कि एक वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर हुआ है। ये बिलीव करते थे किस पे? इनफेलेबल अथॉरिटी ऑफ वेदास। ये वेदा पे फुल फ्लेजेड बिलीव करते थे, क्योंकि वेद पे बिलीव करने का रीजन इनके पास था। क्योंकि अगर आप हिंदुइज्म को देखोगे, हिंदू धर्म को देखोगे, तो हिंदू धर्म जो है उसकी आइडेंटिटी क्या है? वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? तो वो ओरिजिनेट हुआ है आपका वेद से, ठीक है। तो आपको अगर हिंदू धर्म की ओरिजिनलिटी या प्योरिटी को देखना है तो आप वेद पढ़ लीजिए। वेद अगर आप पढ़ेंगे तो आपको धर्म के बारे में प्रॉपर क्या मिल जाएगा? नॉलेज और ज्ञान मिलता हुआ नजर आएगा। तो ठीक है, इन्होंने किस पे बात की है? ये किस पे बिलीव करते थे? आपका वेद पे बिलीव करते थे। दयानंद एडवोकेटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा। इन्होंने कर्म के प्रिंसिपल पे भी क्या किया है? बिलीव किया है। डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा पे भी बिलीव करते थे। और री इनकारनेशन मतलब पुनर्जन्म के सिद्धांत पे भी ये बिलीव करते थे। मतलब इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की, चेंज करने की कोशिश नहीं की। री इनकारनेशन, कर्मा और वेदांत, ये तीनों किसके पार्ट हैं? वैदिक सोसाइटी के पार्ट है। तो उन्होंने इस चीज को ध्यान दिया है। इन्होंने किस पे फोकस किया? इन्होंने वैदिक आइडियाज पे फोकस किया है। जैसे ब्रह्मचर्य है, इसको फोकस करने की कोशिश करिए। डिवोशन टू गॉड, इसको फोकस करने की कोशिश की है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक किताब लिखी है, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम क्या? सत्यार्थ प्रकाश, जो कि हिंदी में देखने को मिलती है। और इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ लिखी है वेदाभस्या के नाम से, जो आदि हिंदी और आदि संस्कृत में हमारे पास अवेलेबल है। ये दोनों किताब जो हैं, इसको ध्यान रखना, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है और वेदाभस्या किसने लिखी है? तो दोनों दयानंद सरस्वती साहब ने लिखी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर हम बात करते हैं कि अमंग दयानंद कॉन्ट्रीब्यूशन वर हिज प्रमोटिंग ऑफ द इक्वल राइट, इनके और कंट्रीब्यूशन क्या है? तो उन्होंने वुमेन्स को इक्वल राइट प्रोवाइड करने के लिए काम किया है, ठीक है। इन्होंने वुमेन्स की एजुकेशन को एडवोकेट किया है। इंडियन स्क्रिप्चर्स के रीडिंग को इन्होंने प्रोपोगेट करने की कोशिश किया है। इन्होंने कमेंट्रीज लिखी है वेदास के ऊपर। संस्कृत लैंग्वेज और संस्कृत को प्रोपोगेट करने का भी इन्होंने काम किया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती की, तो इनका एक बड़ा फेमस स्लोगन है जो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक स्लोगन है जिसका नाम है बैक टू वेदास। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटिए। अगर आप वेदों को के ओर लौटेंगे तो आपको धर्म समझ में आएगा, आपको हिंदुइज्म के रूट समझ में आएगी, जड़ समझ में आएगी। और अगर आप हिंदुइज्म की जड़ों को समझेंगे तो आपको धर्म अच्छे से समझ में आएगा। तो इसीलिए आप इन एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए वेद पे बिलीव कीजिए। और ये बैक टू वेदास स्टेटमेंट किसने दिया है, इसे ध्यान में रखिए। ये किसने दिया है? आपका ये दिया है आपके किसने? दयानंद सरस्वती साहब ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगले सोशल रिफॉर्मर के बारे में, जिनको हम सब जानते हैं, जिनके जन्म को हम युवा दिवस के नाम से बनाते हैं। 12 जनवरी को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और इसे हम क्या करते हैं? युवा दिवस के नाम से मनाते हैं। अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनका ओरिजिनल नाम क्या था? आपका नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है। और ये किस नाम से प्रख्यात हुए? ये स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रख्यात हुए। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हमें होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। ये क्या है? एक इंडियन हिंदू मॉन्क हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने डिसिप्लिन से 19th सेंचुरी के अंदर अपने गुरु की सिद्धांत पर, रामकृष्ण के सिद्धांत पर, इनके जो गुरु थे रामकृष्ण, उनके सिद्धांत को क्या किया? आगे लेके गए हैं, ठीक है। ही वॉज अ की फिगर इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन फिलोसफी ऑफ द वेदांता एंड द योगा टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। अब देखिए सीधी सी बात है, हम लोग देखते हैं कि ये यूएसए जाते हैं स्वामी विवेकानंद, ठीक है, 1893 के अंदर। और वहाँ पर क्या करते हैं? शिकागो में एक भाषण देते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ठीक है। जब ये भाषण दिया जाता है उस समय पहली बार जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो यूरोप है, उसको भारत की फिलॉसफीज के बारे में पता लगता है। लोग ऐसा कहते हैं कि 3 मिनट तक तो इनका जो उद्बोधन था, उद्बोधन मतलब जो उन्होंने स्टार्टिंग में बोला मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस उद्बोधन के ऊपर 3 मिनट तक तालियां बजती रही साहब। तो जब इन्होंने भाषण दिया विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर, ठीक है, इंटरनेशनल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो हमें यह देखने को मिला कि इन्होंने किसके बारे में बात करी? इन्होंने फिलोसफीज ऑफ इंडियन फिलोसफी के बारे में बात करी। और इंडियन फिलोसफी में भी किसके बारे में बात करी? वेदांत। वेदांत का मतलब उपनिषद, ठीक है। आपके पास पता है, आपके पास 108 उपनिषद है और 108 उपनिषद वन ऑफ द एनरिच्ड फिलोसफी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने वेदांत उपनिषद के बारे में बात करी और योगा के बारे में बात करी। योगा और वेदांत की फिलोसफी को वेस्ट में इंट्रोड्यूस करने वाले, वेस्टर्न वर्ल्ड को ले जाने वाले कौन है? आपके स्वामी विवेकानंद है। एंड ही क्रेडिटेड विथ रेजिंग द इंटरफेथ अवेयरनेस। इन्होंने क्या किया? इंटरफेथ मतलब
भाई सिर्फ इंडियन फिलोसफी नहीं, इन्होंने वेस्टर्न फिलोसफी को भी क्या किया, एनालाइज किया और उसको मिक्सअप करने की कोशिश की है। मैं अवेयरनेस ब्रिंगिंग हिंदुइज्म टू द स्टेटस ऑफ द मेजर वर्ल्ड रिलीजन ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। और इनके इसी चीज़ के कारण हमें देखने को मिला कि लेट 19th सेंचुरी होते होते हिंदुइज्म वर्ल्ड के अंदर भी फैलता हुआ हमें नजर आता है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में बात हो रही है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के बारे में और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। ही वॉज द मेजर फोर्स, ठीक है, ही वॉज द मेजर फोर्स इन द रिवाइवल ऑफ द हिंदुइज्म इन इंडिया। हिंदुइज्म को रिवाइव करने में जो मेजर इंसान है, जो मेजर एक आदमी है, वो कौन है? विवेकानंद हमें देखने को मिलते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो किसमें है? कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारत के अंदर राष्ट्रवाद को जगाने के लिए। भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी राष्ट्रवाद चाहिए था, चाहिएगा, किसको? पीपल को अवेयर करने के लिए। तो इस राष्ट्रवाद को जगाने के लिए, इस राष्ट्रवाद इंडियन नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को जगाने के लिए क्या करेंगे? एक इंपॉर्टेंट टूल है जो कि बाद में जाके ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के लड़ने के लिए हमें काम आएगा। विवेकानंद जो है वो क्या करते हैं? आपका रामकृष्ण जो थे, इनके गुरु थे, इनके नाम पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। कब बनाते हैं? 1887 में बनाते हैं। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा जाता है? रामकृष्ण मिशन रखा जाता है। ठीक है, इनके बारे में इनका जो स्पीच था कहाँ पे? आपका शिकागो के अंदर। उसके अंदर क्या बोलते हैं? इनके वर्ड्स थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इन विच ही इंट्रोड्यूस्ड द हिंदुइज्म एट द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन एट शिकागो 1893। मैंने अभी आपको बताया 1893 के अंदर ये विश्व धर्म सम्मेलन, मतलब वर्ल्ड रिलीजन, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और वहाँ पर ये बोलते हैं सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। वहाँ से ये क्या करते हैं? हिंदू सोसाइटी को वर्ल्ड लेवल पे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है? शिकागो वाला ईयर, दूसरा रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ठीक है, और इनका जन्म जिस दिन हम क्या बनाते हैं? यूथ डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। अगले रिफॉर्मर को अगर समझें तो अगले रिफॉर्मर का नाम क्या है? आत्माराम पंडुरंगन। ठीक है, 1823 से लेकर 1898 तक रहे हैं। आत्माराम पंडुरंगन जो है वो इंडियन इंडियन फिजिशियन है और सोशल रिफॉर्मर है। और इनका ऑर्गेनाइजेशन, प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है प्रार्थना समाज। ठीक है, तो इन्होंने प्रार्थना समाज को कहाँ किया है? 1867 में स्टैब्लिश किया है। कहाँ पर? बॉम्बे के अंदर। ठीक है, बाद में जाके MG रानडे साहब भी इसको ज्वाइन कर लेते हैं। द लास्ट वन, अगले हम बात करते हैं आखिरी सोशल रिफॉर्मर के बारे में। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जब आत्मारंगन पंडुरंगन की बात होती है तो आत्मारंगन पंडुरंगन जो हैं ये मेंस में 3 नंबर में भी आ सकते हैं। तो आपको बताना है कौन है। तो ये क्या है? आपके इंडियन फिजिशियन है, सोशल रिफॉर्मर है। ठीक है, जिन्होंने प्रार्थना समाज बनाया है। कहाँ बनाया? बॉम्बे में, और 1867 में बनाया है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं तो अगले जो रिफॉर्मर हमें देखने को मिलते हैं उनका नाम है मैडम HB ब्लावत्स्के। ठीक है, ब्लावत्स्के। और ये क्या है? एक रशियन वुमन है। इसके अलावा हमें कौन देखने को मिलते हैं? कर्नल HS ओलकॉट। ये 2 इंसान हैं। ठीक है, एक कौन है? रशियन वुमन है और दूसरी क्या है? अमेरिकन मैन है, जो क्या करते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, और ये कहाँ बनता हुआ नजर आता है? हमें न्यूयॉर्क के अंदर बनता हुआ नजर आता है। कब? आपका 1885 के अंदर। तो एग्जाम क्या पूछेगा कि एग्जाम में पूछेगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग कौन कौन थे? तो हम देखते हैं ब्लावत्स्के और आपका कौन है? ओलकॉट साहब जो हैं, ये क्या है? आपके इससे जुड़े हुए हमें नजर आते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो इन्होंने स्टार्टिंग में इनका हेडक्वार्टर कहाँ रखा? न्यूयॉर्क रखा, और बाद में जाके ये अपना अदियर मद्रास के अंदर अपना क्या करते हैं? हेडक्वार्टर शिफ्ट कर देते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं नेशनलिज्म के फेज के बारे में। इंडियन नेशनलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं, जिसे हम फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के नाम से जानते हैं। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।